नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसा लग रहा है कि जो जंग है आमने सामने की, अब वो सड़क पर उतर कर आ गई है। अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चाबी बिल्कुल सही जगह फिट करी है। इसीलिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिलबिलाना शुरू हो गया है। अब तैयारियां हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अपराधी घोषित किया जाए, उसके लिए भूमिका तैयार की जा रही है। तो इधर जो पूरे के पूरे आजकल का जो तथाकथित गैर राज्य है, उसका जो सबसे बड़ा टूल है यानी टेक्नोलॉजी, बड़ी टेक कंपनीज, अब उनके ऊपर सरकार का डंडा चलना शुरू हो गया है। अगले 10 से 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर जो सुनने में आ रहा है, अगर वो तैयारियां पूरी होती हैं तो ये मानकर चलिए कि 2047 तक ये सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। और ये मैं नहीं, ये विपक्ष कह रहा है। लेकिन क्या 16, 17, 18 तारीख का स्पेशल सेशन का गाजर दिखाकर अगले 24 घंटे में बड़े धमाके की तैयारी है? उन सभी विषयों पर चर्चा होगी। पहले बात टेक जाइंट्स की। जब ये पूरा कॉकरोच आंदोलन चल रहा था, हम सभी राष्ट्रवादी इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि किस तरीके से जो एंटी गवर्नमेंट पूरा कंटेंट है उसको पुश किया जा रहा है और हमारी रीच को सप्रेस किया जा रहा है। एक खास तरह की चीज दिखाई जा रही है और ये अब खुद वो टेक जाइंट्स मानने लगे हैं। कल मैंने एक वीडियो की थी कि किस तरीके से मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। पार्लियामेंट्री कमेटी है आईटी के ऊपर, जिसको निशिकांत दुबे हेड करते हैं। 3 दिन का समय दिया गया था कि माफी मांगनी पड़ेगी। तो मार्क जुकरबर्ग ने बाकायदा अपना एक ऑफिशियल अपॉलॉजी लेटर अपनी टीम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया है। रेल भवन में अश्विनी वैष्णव की मुलाकात हुई पूरी टीम से और वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं इंटरनल सोर्सेज कि सॉरी और अपॉलॉजी, यही 2 शब्द सुनाई दिए। उसके बाद जो कमेटी है और मंत्रालय है वो बार बार कुछ सवाल पूछ रही है कि भैया क्या स्पेशल तरह का जो कंटेंट है उसको आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुश किया जाता है क्या, कि सिर्फ एक ही तरह का कंटेंट दिखाया जाएगा? तो ये माना गया जो टीम है मेटा की, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो व्हाट्सएप चलाते हैं, कि जी हां, हमारे से सबसे पहली गलती ये हुई कि हमने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके कंटेंट को डीलिस्ट पब्लिश किया। आगे से इस लेवल के जो भी लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, मतलब जो एक पर्सनैलिटीज हैं, वेरीफाइड अकाउंट जिनके हैं, उनको ध्यान रखकर ही एक्शन लिया जाएगा। वो मैनुअल होंगे, ऑटोमेटिक नहीं होंगे। क्योंकि तो दम भर दिया था पहले दिन, एरोगेंस इतना था, ये कहा कि भैया अरे टेक्निकल ग्लिच है। अब मेटा मान रहा है कि हां गड़बड़ी हुई। उसके बाद अब एक और अपॉलॉजी दी कि जो सेक्सुअल कंटेंट है, चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट है, डीफेक का जो कंटेंट है, उसको पैसे देकर प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किया जाता है। यह मेटा मान रही है अपने आप। ये कॉकरोच वाला तो शायद उन्होंने नहीं माना, लेकिन ये माना कि हां सर्टेन कंटेंट पुश होता है पैसे देकर। यानी वो ये मान रहे हैं कि भैया पैसा दो, आप कंटेंट ऊपर जाएगा। तो ये कैसे ना माने कि कॉकरोच वाला जो कंटेंट है वो पुश नहीं हुआ। मेरी खुद की फीड इंस्टाग्राम की, मैं बहुत कम यूज करता हूं, भर गई थी, सिर्फ वही कंटेंट आ रहा था और मैं बाकायदा उसको फिल्टर करने का प्रयास कर रहा था कि उस तरह का कंटेंट ना आए, लेकिन वही सामने आया जा रहा था। यानी वो डेलिबरेटली पुश किया जा रहा था। और सरकार इसके ऊपर अब की बार स्ट्रिक्ट है, इसलिए कल दोबारा बुलाए गए। टीम पहुंची, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से मंत्रालय से जब बाहर निकल रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज देखिए और चेहरा किस तरीके से छुपा कर निकल रहे हैं, ये देखिए। वो है Sir, who is the responsible person for removing the Prime Minister video? Any comments? Sir, any comment on the removal of Prime Minister's post, sir? कुछ नहीं बोलेंगे। और दूसरी चीज, यह स्पष्ट कर दिया है सरकार ने कि जो सेफ हार्बर का जो आपको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कि आपको एक थर्ड पार्टी माना गया है,
कि भैया किसी ने कंटेंट डाला, किसी ने देखा, हम तो बीच के हैं जी, हमें कुछ नहीं पता, हम तो बीच के मीडिएटर हैं। आप उन दोनों से समझिए। सरकार ने स्पष्ट कहा कि आईटी एक्ट के धारा 79 के तहत इस तरह का कंटेंट अगर आप प्रमोट करते हैं जो आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो सेफ हार्बर वाला मामला साफ हो जाएगा। और जो मैंने कल अपने वीडियो में कुछ सजेशन कि भैया इनके अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करो, जेल भेजो, इंडिया हेड को, पॉलिसी को, जो भी कंटेंट फिल्ट्रेशन करता होगा उसको, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं, इनके ऊपर फाइन्स लगाओ। सरकार अब उस बढ़ती नजर आ रही है। कम से कम जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक सरकार एक स्पष्ट और एक मजबूत रुख इन टेक जाइंट्स के खिलाफ है कि भैया नहीं, अब ये नहीं चलेगा, ये बहुत लंबा हो गया है, कि आपकी बोली चलेगी। आप ये खुद मार्क जुकरबर्ग ने ये एक्सेप्ट किया है कि 2024 और उसके आसपास के सालों में बहुत सारे रिजीम चेंज ऐसे हुए हैं, बहुत सारे इलेक्शंस ऐसे हुए हैं जहां हमने या हमारे प्लेटफॉर्म ने या हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक खास कंटेंट को पुश किया गया, खास कंटेंट को दबाया गया। तो बार बार कह रहा हूं, ये अब हथियारों वाला युद्ध नहीं है कि बड़े बड़े टैंक आएंगे, तोप आएंगे, ड्रोन आएंगे। ठीक है, वो तो कभी होगा, 5, 7, 10 दिन चलता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो अब असली वो ये टेक के फील्ड में है, एआई का इस्तेमाल करके, डीप फेक का इस्तेमाल करके, जो एल्गोरिदम है, खुद मान रहे हैं ये लोग कि हां एल्गोरिदम हम सेट करते हैं कि क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। आज मैं देख रहा था कुछ वीडियोस में नीचे बाकायदा लिखा आ रहा है उसमें यूट्यूब फीचर्ड, यानी यूट्यूब उसको ऑर्गेनिकली अपने आप पुश कर रहा है। तो अब सरकार इसके खिलाफ सख्त होती नजर आ रही है। देखिए, दोनों तरफ के एक एक चीज दिखाऊंगा। पहले सरकार क्या कर रही है, फिर वो क्या कर रहे हैं, फिर सरकार क्या कर रही है, फिर वो क्या कर, आपको समझ आएगा किस तरीके से टग ऑफ वॉर चल रहा है। अब सरकार एफसीआरए की बात चल रही है, डिलिमिटेशन की बात चल रही है, या इन टेक जाइंट्स के ऊपर सख्त होती नजर आ रही है। तो अब हो यह रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए एक अलग से पूरा का पूरा सेट करना शुरू कर दिया है, माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। क्या है वो माहौल? कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युद्ध अपराधी घोषित किया जाए। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू और पुतिन के समकक्ष लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा करने का प्रयास है। डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, भूमिका तैयार हो रही है कि किसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई वारंट निकल जाए। वो पुतिन या बेंजामिन नेतन्याहू की तरह दुनिया में एक विलन को प्रोजेक्ट किया जाए। और हो कैसा रहा है? एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह वही संस्था है जिसके सरकार ने पिछवाड़े पर एक मजबूत लात मारी थी, एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, क्योंकि भारत में तरीके से यह संस्था काम कर रही थी। एफडीआई के नाम पर, कंसल्टेंसी फीस के नाम पर भारत में पैसा लाया जाता था और उस पैसे को कहां कहां लगाया जाता था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन से लेकर ये एनजीओ माफिया जो चल रहा है, पूरा माहौल तैयार करने का प्रयास होता था। जब सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया, बैन तो नहीं किया, लेकिन स्थिति आ गई कि ऑपरेशंस अपने बंद कर दिए। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जब भारत में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, तो अब यूके से ये सब किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, सीआईए और इन सब का जो अलग अलग संस्थाओं के हम नाम लेते हैं, इनमें सबसे खतरनाक अगर भारत के लिए कोई है, जो भारत के मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हैं हमेशा भारत के हितों को हैम्पर करने का प्रयास करेगी, तो वो है MI6, जो इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी है। तो इंग्लैंड से ही ये एमनेस्टी इंटरनेशनल चल रही है। अब इसने क्या कहा है? बाकायदा लगभग एक हफ्ते पहले इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें ये कह रहे हैं कि गजा में एक जेनोसाइड चल रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से जिस तरीके से इजराइल गजा के अंदर लगातार बमबाजी कर रहा है, लगातार उसको जमींदोज करने का प्रयास कर रहा है, उसमें भारत उसका सहयोगी है। भारत और भारतीय कंपनियां नेतन्याहू को वो सब करवाने में सहयोग दे रही हैं। प्रधानमंत्री पे तो है ही हमला, भारत का जो बढ़ता डिफेंस सेक्टर है, जो कंपनियां अग्रणी हो सकती आने वाले समय में, उनके ऊपर भी अब निशाना साधा जा रहा है। क्या कह रही है रिपोर्ट? रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 3,90,000 से ज्यादा स्मॉल पार्ट्स भारत ने भेजे हैं, 2500 से ज्यादा कंसाइनमेंट में इजराइल को, और वो हथियारों में यूज हो रहे हैं। और भारत जो गजा में चल रहा है वो उसको प्रमोट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको एक तरीके से उसके लिए खाद पानी दे रहा है। 5,64,000 से ज्यादा
एक्सप्लोजिव भेजे हैं, ये रिपोर्ट इनके हिसाब से है, और 298 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल्स के कंपोनेंट भेजे हैं कि भैया भारत तो गजा में जो लोग मर रहे हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है और भारत सरकार जिम्मेदार है। अब ये भूमिका तैयार की जाएगी और कहा जा रहा है कि आप इजराइल के साथ अपने संबंध तोड़ दीजिए। एग्रीकल्चर के संबंध है, डिफेंस के संबंध है, टेक के संबंध है, सब तोड़ दीजिए, वरना आपको भी जिम्मेदार माना जाएगा। ये वो लोग हैं, ये वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो ये नहीं पूछ रही भैया हम तो छोटे मोटे पार्ट, चिप भेज दिया, कैमरा भेज दिया, कुछ होगा, हमें नहीं पता इजराइल कहां इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने कहा भैया मुझे फला कैमरे चाहिए, ले जाओ, चिप चाहिए ले जाओ, नट बोल्ट चाहिए ले जाओ। अब वो उसे ट्रैक्टर में इस्तेमाल करेगा कि उसमें ड्रोन में इस्तेमाल करेगा, उससे तो हमें मतलब नहीं है, लेकिन भारत को प्रोजेक्ट करना है कि भैया ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे संबंध तोड़ दो। और धीरे धीरे ये बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री ये सब करा रहे हैं। देखिएगा सस्टेन कैंपेन चलेगा, फिर कोई और एजेंसी रिपोर्ट देगी, फिर कोई फलाना इंडेक्स आ जाएगा, फिर किसी और देश की रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें 4 लाइन नीचे लिख दी जाएंगी, और फिर पूरा माहौल तैयार होगा, और फिर भारत में बैठा विपक्ष उसको एम्पलीफाई करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें उन कंपनियों का भी नाम लिया गया है जो सामान सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मैं नाम नहीं लूंगा कि ये क्या क्या बनाती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इंडो MIM लिमिटेड, कल्याणी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जो भारत के लिए 155 mm होवित्जर तोपे बना रही है। उसके अलावा म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, अल्फा एलसेक डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, कुछ इजरायली एजेंसीज के भी नाम हैं। तो भूमिका तैयार है कि भैया प्रधानमंत्री का चलो कुछ नहीं होगा, 1-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, भूमिका खाद पानी योया की भाषा में पिच तैयार करनी पड़ेगी। उससे पहले कम से कम जो भारत का वर्चस्व डिफेंस सेक्टर में बढ़ रहा है, इन कंपनियों के ऊपर ही कुछ कुटाराघात कर दिया जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये सस्टेन्ड एफर्ट है। इधर सरकार मेटा के खिलाफ खड़ी होगी तो आपको युद्ध अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, आपके डिफेंस सेगमेंट में जो कंपनियां बढ़ रही हैं उनके ऊपर हमला किया जाएगा, उनको बदनाम किया जाएगा। वो संस्थाएं करेंगी जिनको एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में उसे फंड मिलता था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से, सोरोस की है, भारत में वॉच लिस्ट में है, बताने की जरूरत नहीं है। फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिलता था, वो भी वॉच लिस्ट में है, वो भी बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों को पता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इजराइल अब भारत में हथियार बना रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके बना रहा है। क्योंकि इजराइल छोटा देश है, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। उसे लगता है कि भारत से संबंध बेहतर है, भारत रिलायबल पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, कहीं हम इंटीरियर में इंडस्ट्री लगाएंगे तो वो किसी भी तरह के भविष्य के मिसएडवेंचर से सुरक्षित रहेंगे। और वहां हम टेक्नोलॉजी देंगे, भारत में मैन पावर है, पैसा है, सब कुछ है, उसको लगाकर दोनों मिलकर हथियार सप्लाई करेंगे। ये दिक्कत है इन लोगों को। और इसमें नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं और तेल की सप्लाई पुतिन कर रहा है। तो भैया तीनों को लपेट लो और तीनों को युद्ध अपराधी घोषित कर दो। तो संगठित रूप से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाकर पूरा का पूरा इकोसिस्टम पीछे लगा है। कभी कॉकरोच आएंगे, कभी किसान आएंगे, कभी टोपी वाले आएंगे, कभी ये एमनेस्टी वाले आएंगे, ये चलता रहेगा। अब इसको कैसे तोड़ा जाए, इसकी भी काट होनी चाहिए। तो बहुत दिनों से एक सवाल पूछा जा रहा है कि भैया ये अमित शाह कहां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं, ये कब बोलेंगे। भैया नहीं बोलेंगे तो बेहतर है, क्योंकि जब ये बोले तो आप किसी भी मुद्दे पर उठा लीजिए संसद में, अमित शाह से बेहतर वक्ता प्रवक्ता संसद के अंदर ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कोई भी नहीं है। संसद के अंदर अमित शाह से बेहतर कम्युनिकेटर, होमवर्क के साथ काम करने वाला व्यक्ति शायद ही कोई है, और इस संसद में नहीं, पिछले कई संसदों में। और वो बोलेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और हो क्या रहा है, अभी खबर चली कि 16, 17, 18 तारीख को सरकार एक स्पेशल सेशन लेके आ रही है, इसके हिसाब से उसमें डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएगी। उसके लिए बाकायदा आज किरण रिजिजू की सुबह राहुल गांधी से 50 मिनट तक बैठक चली, जिसमें प्रियंका गांधी भी थी। 50 मिनट
एक विषय पर कॉन्सेंट्रेट किया राहुल गांधी ने। आप इस बात से समझिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस की बैठक चल रही थी संसद के अंदर, राहुल गांधी बीच में उठकर चले गए और जाकर वाइको, एक नेता है तमिलनाडु का, उसकी किताब का इनॉग्रेशन करने के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस की बैठक चल रही है और उसकी किताब आप जाकर लॉन्च कर रहे हैं जो एलटीटी का समर्थक है। आपकी प्रायोरिटीज देखिए। खैर, उस व्यक्ति ने 50 मिनट ध्यान लगाया और खबर यह आई कि भैया सरकार ने और जो राहुल गांधी है उनके बीच में सामंजस्य बन गया है और अब 16, 17, 18 तारीख में एक सेशन आना है जिसमें डिलिमिटेशन का बिल आएगा। पहली बात तो सरकार राहुल गांधी को कोई मनाने नहीं गई थी, क्योंकि सरकार को पता है राहुल गांधी विरोध ही करेंगे, कुछ भी लेके आए वो विरोध करेंगे। सरकार मात्र सूचित करने गई थी कि 16, 17, 18 तारीख को डिलिमिटेशन का बिल आ रहा है। देखिए, अगर यह बिल आता है और संभवतः आएगा तो पास हो जाएगा, क्योंकि अब खबर यह है कि सरकार के पास जो 2/3 का बहुमत है वो आ गया है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये विपक्ष के लोग कहते हैं कि डिलिमिटेशन के बाद, जो डिलिमिटेशन 2009 में 8-9 में कांग्रेस ने किया था और सारा डिलिमिटेशन इस हिसाब से किया था कि सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा, जब उस डिलिमिटेशन के होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 3 बार आ रही है और अगर ये सरकार डिलिमिटेशन करेगी तो किस हिसाब से कंटेन करेगी, आप आसाम में जाकर देखिए। सारे एक खास तरह के वोट एक जगह सीमित हो गए। ठीक है, आप वो 30-35 सीटें आप जीत जाओ, बाकी हेमंता को पता है कि कैसे होना है। और ये ऐसा नहीं है कि यही सरकार कर रही है, हर जो भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से डिलिमिटेशन का बिल, जब भी डिलिमिटेशन होता है या हुआ है, अपने हिसाब से करती है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो इन्हें यह दिक्कत है कि अगर डिलिमिटेशन हो गया तो जो आते ही अमित शाह ने कहा था कि 2047 तक हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है, तो वो ही ना हो जाए। लेकिन मुझे कुछ जो एहसास है कुछ इस तरीके से है कि शायद सरकार ने 16, 17, 18 तारीख का, कई जगह खबर है कि 17, 18, 19 पर भी विचार चल रहा है, उसका एक गाजर दिखा दिया है कि भैया हम डिलिमिटेशन बिल लाएंगे। एनडीए ने भी, माफ कीजिएगा, ये डीएमके ने भी सपोर्ट कर दिया। उन्होंने अपनी शर्त रखी कि अगर जितनी सीटें हैं उसको 50% बढ़ा दिया जाए तो हम समर्थन के लिए सरकार है और सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार है। पिछली बार अमित शाह ने संसद के अंदर कहा था 1 घंटे का समय चाहिए। मैं दोबारा लिख के लाता हूं, सपोर्ट करो। सपोर्ट नहीं किया। राहुल गांधी ने, अखिलेश, सब ने विरोध किया। और ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर ये बिल आता है 16, 17, 18 तारीख में, अगर ये आता है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पत्रकार हैं देवेंद्र पराशर, वैसे हर जगह खबर चल रही है लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने एक ट्वीट किया है और अभी किया है। आज कांग्रेस के कुछ सांसदों ने इस बात को कहना शुरू किया कि सरकार 16, 17, 18 तारीख को संसद का विशेष सत्र बुला रही है, जबकि बीजेपी और सरकार के लोग इसे पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। और मतलब इस सत्र में जो भी बिल पास होना है 13 तक ही होगा। नजरें सिर्फ एक बिल पर टिकी हैं। तो भैया, इसलिए मैं बार बार अगर कह रहा हूं, क्योंकि सब जगह खबर चल रही है, तो मैं ये मान रहा हूं कि 16, 17, 18 में आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो गाजर दिखाया जा रहा है। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है आखिरी में, कि सिर्फ एक बिल पर नजर रखिए। तो क्या अगले 24 घंटे में अमित शाह एफसीआरए का कानून ला रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से चूड़ियां टूटने की आवाज आ रही है, मच रही है, बिलबिलाट हो रही है, बिलबिला रहे हैं पूरे इकोसिस्टम वाले लोग, तो क्या अब वो फाइनल ब्लो सरकार देने की कोशिश कर रही है, वो देने का प्रयास है कि भैया 13 तक, मतलब अगले 1 या 2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, या इस सत्र को खत्म करने से पहले पहले एफसीआरए का कानून आ जाए। और दुख दर्द पीड़ा किस हिसाब से है आप ये देखिए। ये भाई साहब हैं अमेरिका से, बता रहे हैं कि किस तरीके से सेंट थॉमस के समय से क्रिश्चियन भारत में रह रहे हैं और सब कुछ है, और भारत में एफसीआरए का कानून आ रहा है जो परमिट को टेक ओवर, सरकार को परमिट करेगा टेक ओवर करने के लिए चर्च और रिलीजियस चैरिटीज को। भैया वो सिर्फ चर्च के लिए नहीं है, अगर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, कोई भी है गलत तरीके से पैसा ले रहा है, सब पे चलेगा। आरएसएस ले रहा है, विद्या भारती ले रहा है, अधिवक्ता परिषद है, एबीवीपी है, कोई वो ले रहे हैं तो दिक्कत है, कांग्रेस का सेवा दल ले रहा है तो दिक्कत है।
कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस गैर रिलीजियस, जो बाहर से पैसा ले रही है, वो कंप्लायंस फॉलो नहीं करती है, भारत के कानून फॉलो नहीं करती है, तो आपको क्या दिक्कत है? और भारत में कानून आ रहा है, भारत का कानून है, वो अपने हिसाब से करेगा। अमेरिका में भी एक कानून है FARA के नाम से, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट करके है शायद उसका नाम, वो भी यही है। 2012 के बाद यूके में कानून आया, यूरोपियन यूनियन में कानून आया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये समझ, इजराइल में कानून आया कि फॉरेन फंडिंग की वजह से हमारे देश में अराजकता फैलती है, रिजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां की जाती हैं। भारत ने बांग्लादेश, नेपाल से उसका सबक लिया है और सरकार पे अथाह दबाव है, जबरदस्त दबाव है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराने का, ठीक है, वो कारण है, सेल्फ एम्यूलेशन हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि सरकार ने इसलिए भी इस्तीफा कराया कि इस पूरे के पूरे रायते को जल्दी से जल्दी समेटो, कहीं ऐसा ना हो कि सहयोगी दल बिदक जाएं। और संसद में जो 2 सबसे महत्वपूर्ण बिल पास कराने हैं, उसके लिए जरूरी जो एक तरीके से कह सकते हैं सहयोग है साथी पार्टियों का, वो ना मिले। इसलिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि जल्दी से जल्दी, ठीक है, 2 कदम पीछे हटेंगे और FCRA का बिल लाकर उसको पास कराया जाए, या डिलिमिटेशन का। मैंने उसी दिन कहा था, सरकार ने घुटने टेके हैं या नहीं टेके हैं, ये 2 चीजों से तय होगा कि भैया एक बाई इलेक्शन होना है, वहां कैसा रिजल्ट है, तो वहां तो निश्चित तौर पर झटका लगा है बांकीपुर में। और अगर FCRA का कानून भी नहीं आता है, तो आप ये मानकर चलिए सरकार दबाव में आई है। हो सकता है अगले सत्र में आए, फिर अगले सत्र में आए, कभी आए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए सरकार दबाव में आई है नहीं। ये इस बात से तय होगा कि इस सत्र में FCRA आ रहा है या नहीं। लेकिन संभावना यह है कि अगले कुछ समय में झटका दिया जा सकता है। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि भैया अमित शाह कहां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं, तो जब वो आएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी। तो नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक ना एक बिल तो पास होगा। इसमें से जो भी बिल पास होगा, एक इकोसिस्टम को चोट है और एक अगले 20 साल 25 साल के लिए अपने को बहुत हद तक सुरक्षित। देखिए, कोई बहुत बड़ी गलती कर दे, ब्लंडर कर दे सरकार, बिल्कुल ही एक अलग चीज है, लेकिन मोटा मोटा तौर पर एक भूमिका तैयार की जाएगी कि अगले 20-25 साल तक की राजनीति भाजपा केंद्रित हो, उसको ही रखा जाए। बाकी जो डेवलपमेंट होगा वो आपके साथ रहूंगा। लेकिन हां, आखिर में चलते चलते आपको टाइफाइड की एक जबरदस्त दवाई आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपका टाइफाइड का ठीक हुआ है। भाई साहब, सामने मेरे पास सैंपल है कि वो दवाई पीने से आपका टाइफाइड दिनों में, मतलब 21 दिन, मियादी बुखार कहते हैं, 21 दिन चलता है, 1 या 2 दिन में ठीक हो सकता है। देखिए, चाय पिला रहा है दिप के, और पीछे टाइफाइड की दवाई आई है। 9,190 रुपए की बोतल आती है इस दवाई की। अगले को टाइफाइड है, उसके घर की फोटो है और 9,000 रुपए का आ रहा है। यह स्थिति है। इससे पूछा आप झारखंड क्यों नहीं जा रहे, वहां तो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो भाई साहब ने क्या कहा, अरे वो हमारी सारी टीम बीमार है, तो बीमार की दवाई आई है, झारखंड वालों थोड़े दिन रुक जाओ, जैसे ही सुबह उतरेगी दवाई पहुंचेंगे ये सब। उसके अलावा एक और खबर है कि 2 ISI के मॉड्यूल पकड़े गए हैं पंजाब में, जिसमें 5 माइनर हैं और 4 बड़े लोग हैं। टोटल 9 लोग हैं, 2 मॉड्यूल हैं। इनमें से 8 लोग जंतर मंतर की रेकी करके आए थे। पेट्रोल बम फेंकने की साजिश थी। रेलवे लाइनों पे एक मॉड्यूल कैमरे लगा रहा था, एक मॉड्यूल पेट्रोल बम बनाकर उन्हें किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी, पुलिस या उनके ऊपर डालने का प्रयास कर रहा था, और उसके लिए बाकायदा जंतर मंतर की रेकी भी हुई थी। मतलब ये तैयारियां थी। आप सोचिए किस वृहद इकोसिस्टम के खिलाफ सरकारों को लड़ना है। और ये तब है जब सरकार में बैठे बहुत सारे अधिकारी इसका पार्ट हैं, और चाहकर भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। एक IAS सिस्टम में आ गया, आप क्या करेंगे? बहुत सारों को हटाया भी है, लेकिन बहुत सारों को आपको एकोमोडेट करना ही पड़ेगा। मैं किसी को कोई कवर फायर नहीं दे रहा कि सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनसे कैसे काम निकलवाए, ये भी आपकी कैपेबिलिटी है।
लेकिन ये है, ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा। खैर, क्या होगा अगले 48 घंटे में 26, 16, 17, 18 की खबर कितनी सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा सही है। जब तक आधिकारिक रूप से बिल्कुल घोषणा ना हो जाए, वो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज आना ना बंद हो जाए, तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन अगर वो आता है तो ये मानकर चलिए कि 2047 तक की राजनीति सेट हो गई है और इकोसिस्टम पे भी एक बड़ा प्रहार करने का प्रयास है। इनमें से क्या होगा, क्या प्रायोरिटी है सरकार की, ये देखना होगा। खैर, जो भी आएगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।